नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। और ठीक है सभी? तो क्या हो रहा है इस समय? पढ़ाई लिखाई चल रही नहीं चल रही है? चल रही है कुछ लोगों की, कुछ लोग जो है पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है, बराबर ना? ऐसा नहीं है, आप सभी लोग जो है अपना अध्यापन चालू कर दीजिए, बराबर? नहीं तो अभी जो है परीक्षा जब चालू हो जाएगी तो आप लोगों को जो है ज़्यादा परेशानी होगी, अधिक तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी लोग जो है तैयार हो, सभी लोग यहाँ पर हो, चाहे घर पर हो, चाहे जहाँ हो। इसके पहले आप लोग 2 पाठ पढ़ा जाएगा कक्षा 8वीं में। आज जो तीसरा पाठ है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है आर्द्रता एवं मेघ। आर्द्रता माने प्यारे बच्चों क्या होता है? नमी होती है जो, जैसे देखो जब बारिश होती है तो चारों तरफ गीलापन हो जाता है, वो क्या है? आर्द्रता यानी नमी, बराबर? और जब ग्रीष्म काल होता है तो चारों तरफ देखिए जो है धूल उड़ने लगती है, माने उसकी नमी सूख जाती है। मिट्टी में जो नमी होती है जब सूख जाती है तो धूल बन जाती हो। लेकिन वर्षा काल और शीत काल में जो है आर्द्रता जो है बनी रहती है, बराबर? उसी प्रकार जो है आर्द्रता एवं मेघ। मेघ माने क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बादल। क्या होते हैं? बादल। बादल जो है देखिए हम लोग देखते आते हैं, 4 माह तक बादल रहते हैं, जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक, जिससे बरसात होती है, बराबर? तो आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेघ के कितने प्रकार है, यानी बादल कितने प्रकार होते हैं। कुछ बादल बहुत जो है हमको दिखते हैं भूरे रंग के, बहुत नजदीक दिखते हैं, कुछ बादल काले रंग दिखते हैं, और कुछ बादल जो है दूर दिखते हैं, एकदम पतले पतले दिखते हैं। तो उसके सब प्रकार हैं, कितने प्रकार के मेघ होते हैं। तो आप लोग मैं आज बताऊंगा आर्द्रता एवं मेघ, यानी मेघ यानी बादल और उसके जो है प्रकार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? यहाँ दिया गया है कि वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा को वायु की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता के 2 प्रकार हैं। वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा, हवा में जो वाष्प की मात्रा जो है होती है, वाष्प माने क्या होता है प्यारे बच्चों? भाप। जैसे हम लोग पानी जब गर्म करते हैं तो पानी जब गर्म हो जाता है, जब तापमान बढ़ने लगता है तो पानी से भाप निकलने चालू हो जाती है, जिसको वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प। और यह वाष्पीकरण अधिक कब होता है? ग्रीष्म काल में। कब? जब तापमान ज्यादा होता है। हमारे देश में तापमान जो है ग्रीष्म काल ज्यादा होता है, मई जून अप्रैल जुलाई, तो उस समय जो है वाष्पीकरण बड़ी मात्रा में होता है, अधिक तेज गति से होता है। समुद्र का पानी, नदी का पानी, आसपास के जो गड्ढे होते हैं वहां का पानी, ये वाष्प बन करके ऊपर जाते हैं, जिससे बादलों का निर्माण होता है, जिससे मेघ का निर्माण होता है, बराबर? जैसे आप लोग देखिए, कभी ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे ग्रीष्म काल में कोई तालाब है या कोई गड्ढा है, वहां अगर पानी रहता है, हम लोग देखते हैं कि वो शाम तक पानी उसमें कम हो जाता है, या 1-2 दिन में पानी जो है वो गड्ढे वड्ढे में सूख जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह पानी भाप बन करके ऊपर उठ रहा है। तापमान जब बढ़ता है तो भाप बन करके ऊपर जाता है, और वही पानी हम लोग जब शीतकाल में देखते हैं तो शीतकाल में जो है वाष्पीकरण जो है कम होता है, क्योंकि तापमान जब कम रहेगा तो भाप जो है नहीं बनेगा, वाष्पीकरण जो है कम होता है, बराबर? तो ये जो है आर्द्रता है। क्या है? आर्द्रता। यहाँ दिया है वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा को वायु की आर्द्रता कहते हैं। इसके 2 प्रकार है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। जो वायु में वाष्प की मात्रा उपस्थित होती है वही क्या है? आर्द्रता है। क्या है? वायु में जो है आर्द्रता है। आर्द्रता माने क्या होता है? नमी। इसके 2 प्रकार है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो ये रहा जो है आर्द्रता। दूसरा है वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण। वाष्प हवा में अदृश्य रूप में होती है, पानी का वाष्प में रूपांतरण होता है, इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प जो है हवा में जाती है और अदृश्य हो जाती है। हवा भी अदृश्य होती है। हवा को हम लोग देखते क्या? नहीं देखते हैं। हवाएं चलती है तो केवल महसूस होता है। क्या होता है? महसूस होता है हवा चल रही है। जैसे पंखा घर में जब चालू करेंगे, जो हमारे त्वचा पर जो पहुंचेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ जो हवा चल रही है। ऐसे वाष्प क्या है? अदृश्य रूप में है। क्या है? अदृश्य रूप में है। तो वो जब हवा में मिल जाती है तो वो वाष्पीकरण हो जाता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और क्या दिया गया है बच्चों यहाँ? वातावरण की आर्द्रता, हवा की आर्द्रता कम, हवा की आर्द्रता अधिक। जब हवा की आर्द्रता जो है कम होती है तो हवा क्या रहती है? शुष्क होती है। और जब यहाँ दिया हवा की आर्द्रता अधिक होती है तो हवा क्या हो जाती है? नम हो जाती है। उसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ती घटती है वैसे वैसे होता है, बराबर। जो आर्द्रता होती है, जैसे भी देखो कभी उमस बहुत होता है, बराबर, तो हमको लगता है पसीना निकलता है, पसीना निकलता है ना, इसका मतलब क्या हुआ? आर्द्रता जो है हवा में क्या हो गई है? अधिक हो गई है, बराबर। और जब शुष्क होता है, जब उसकी जो है हवा में आर्द्रता कम हो जाती है तो शुष्क हो जाता है, बराबर। तो जब उमस होता है, पसीना निकलता है, जान लो कि हवा में आर्द्रता क्या है? अधिक है। हम लोग जो है जब डालते हैं कपड़ा, जो है गर्मी में ग्रीष्म काल में बाहर जल्दी सूख जाता है, बराबर। तो ये जहाँ जो है वातावरण में आर्द्रता की स्थिति होती है, जो वातावरण में आर्द्रता की स्थिति होती है। और यहाँ देखते हैं कि आर्द्रता के यहाँ दो प्रकार दिए गए हैं, एक निरपेक्ष आर्द्रता और एक क्या है? सापेक्ष आर्द्रता। तो प्यारे बच्चों, निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? यहाँ देखिए ध्यान से, एक विशिष्ट तापमान पर 1 घन मीटर वायु में उपस्थित की ग्राम में मापी गई मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। एक विशिष्ट मान विशेष तापमान पर 1 घन मीटर वायु में उपस्थित ग्राम में मापी गई मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। 1 घन मीटर वायु में जब हम लोग मापते हैं ग्राम में, उसको वो क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता है। क्या होती है वो? निरपेक्ष आर्द्रता है। एक बार फिर देखिए यहाँ पर, एक विशिष्ट तापमान पर 1 घन मीटर वायु में उपस्थित ग्राम में मापी गई मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता। किसी विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट आयतन के वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और उस वायु की वाष्प धारण क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। किसी विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट आयतन के वायु की निरपेक्ष आर्द्रता, माने किसी विशेष तापमान पर जो विशेष आयतन होता है, जैसे जो जगह घेरती है, बराबर, जैसे हम लोग बैठ गए यहाँ पर, वो उसका आसपास इलाका भी आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। तो वहां पर वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और उस वायु की वाष्प धारण क्षमता के अनुपात को हम लोग सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। माने उसकी क्षमता कितनी है वाष्प धारण करने की, उसकी क्षमता कितनी है वाष्प धारण करने की, वह हमारी क्या होती है? सापेक्ष आर्द्रता होती है। आप लोग ये लिख दिया गया यहाँ पर, जिससे आप लोग समझ लें, इसको देखकर, वीडियो देख करके आप लोगों को और समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी परिभाषाएं को लिख दिया गया है। आगे दिया गया है संघनन। क्या दिया गया है? संघनन। वातावरण की गैसीय अवस्था की वाष्प के द्रव रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वातावरण की जो गैसीय अवस्था है उसकी जो है वाष्प के, गैसीय अवस्था की वाष्प के द्रव रूप माने जल रूप में, द्रव माने क्या होता है? वहां पर जल रूप में दिया है, परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं इसको? संघनन कहते हैं। माने हम लोग ऊपर जब जाते हैं तो वहां पर जो गैसीय अवस्था है, हम लोग ऊपर जाए तो गैस मिलती है, वायुमंडल में गैस सब है कि नहीं है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बराबर। तो ये जो गैसें हैं तो उसकी मात्रा जो है वहां द्रव रूप होती है। किस रूप में? द्रव रूप, यानी जल के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, बराबर। तो ये रहा जो है संघनन। माने ऊपर जो है गैसीय अवस्था में जब उसका रूपांतरण द्रव रूप होता है, जल के रूप में होता है, तो उसको हम लोग उस क्रिया को संघनन कहते हैं। तो ये रहा आपका जो है आर्द्रता किसे कहते हैं? वाष्पीकरण क्या है? वातावरण की आर्द्रता। आर्द्रता के दो प्रकार है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। और अगला है जो है संघनन। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है? मेघ एवं मेघों के प्रकार, बादल एवं बादलों के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है, किसे कहते हैं मेघ? वायु में उपस्थित धूल के कणों के कारण, वायु में उपस्थित जो है धूल के जो कण है, जो धूल उड़ती है ऊपर से, कहाँ जाती है? वायुमंडल में। बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, आप खड़े जाओ रोड पर, बहुत सारी धूल उड़ती है, बराबर। वो धूल कहाँ जा रही है? वायुमंडल में। कहाँ जा रही है? वायुमंडल जा रही है, बराबर। और तो कहीं दिखता नहीं है कहाँ जा रहा है, जितना धुआं निकलता है कहाँ जा रहा है? वायुमंडल जाता है, बराबर। तो यहाँ दिया है कि वायु में उपस्थित धूल के कणों के कारण वातावरण में अधिक ऊंचाई पर तैरने वाले जल कण तथा हिम कण एकत्र होकर बड़े आकार के बन जाते हैं, इसको बादल कहते हैं।
जब जो है धूल के कण ऊपर जाते हैं और हिमकण दोनों जब मिल जाते हैं, इनका आकार जब बड़ा हो जाता है तो उनको मेघ या बादल कहते हैं। मेघ या बादल कहते हैं। बराबर। अब यहाँ दिया गया है कि मेघ के प्रकार। मेघ के प्रकार, तो मेघ के कई प्रकार है प्यारे बच्चों। पहला है अधिक ऊंचाई वाले मेघ। अधिक ऊंचाई वाले मेघ में क्या है? नंबर 1 सीरस, सिरोस्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस। ये 3 प्रकार इसके हैं। ये अधिक ऊंचाई वाले मेघ हैं। दूसरा है मध्यम ऊंचाई वाले मेघ, यानी अल्टोस्ट्रेटस और अल्टोक्यूमुलस। ये जो है मध्यम ऊंचाई वाले मेघ हैं। तीसरा है कम ऊंचाई वाले मेघ, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस, और दिया है क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। ये जो है कम ऊंचाई वाले मेघ है। तो मेघ के जो है इतने प्रकार दिए गए हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अधिक ऊंचाई वाले मेघ जो सबसे ऊपर रहते हैं, और मध्यम ऊंचाई वाले मेघ होते हैं, और तीसरा क्या होता है? सबसे कम ऊंचाई वाले जो मेघ होते हैं। आप लोग यहाँ चार्ट के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। एक बार आप लोग चार्ट देखेंगे समझ जाएंगे। यहाँ दिया गया है प्यारे बच्चों मेघों के प्रकार सामान्य ऊंचाई मीटर में। सिरस देख रहे हैं आप लोग, ये अधिक ऊंचाई वाले मेघ हैं। बराबर। 1, 2, 3 भाग किया गया यहाँ पर। तो सिरस माने ये 7,000 से लेकर के 14,000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सिरस, सिरोस्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस, ये जो मेघ हैं जो अधिक ऊंचाई वाले हैं, इनकी जो ऊंचाई होती है 7,000 से लेकर के 14,000 मीटर तक होती है। दूसरा है अल्टोस्ट्रेटस और अल्टोक्यूमुलस, यानी 2,000 से लेकर के 700 जो है मीटर के बीच में जो है लोग पाए जाते हैं। तीसरा है स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, ये 200 से कम, 2,000 से जो है कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 2,000 मीटर जो है कि कम ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण जो बादल होते हैं जिससे वर्षा होती है, जिससे क्या होती है? वर्षा होती है पृथ्वी पर। यही मेन बादल हैं। कौन कौन है? स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलस। माने एक क्या है? क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। इसका विस्तार कम अधिक हो सकता है, इनसे भी बारिश होती है। बराबर। ये कम ऊंचाई वाले में आएंगे, ये कम ऊंचाई वाले में ये भी आते हैं, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। इनका विस्तार कम अधिक होता है। कभी कभी बादल जब नजदीक होते हैं तो बारिश ज्यादा होती है, और कभी कभी बादल क्या हमको ऊपर दिखाई पड़ते हैं। तो एक बार आप प्यारे बच्चों फिर इसको देख लें। अधिक ऊंचाई वाले बादल कौन कौन से हैं? सिरस, सिरोस्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस। इनकी ऊंचाई जो है 7,000 से लेकर के 14,000 मीटर तक है। दूसरा है अल्टोस्ट्रेटस और अल्टोक्यूमुलस, माने मध्यम ऊंचाई वाले बादल हैं। 2,000 लेकर के 7,000 जो है मीटर पाए जाते हैं। तीसरा जो है कम ऊंचाई वाले जो है वो क्या है? स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, और इनकी ऊंचाई 2,000 से कम है। इसके अलावा क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। ये ऐसे 2 बादलों के प्रकार है जिनका विस्तार अधिक और कम होता रहता है। तो प्यारे बच्चों ये जो है मेघ एवं मेघ के प्रकार, माने मेघ वायु में जो उपस्थित धूल के कणों कारण वातावरण क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर, कहा जाने पर अधिक ऊंचाई पर तैरने वाले जल कण तथा हिमकण जब एक हो जाते हैं और उनका आकार क्या होता है? जब बड़ा हो जाता है तो बादलों का निर्माण होता है। इसको हम लोग मेघ कहते हैं। बराबर। तो मेघ के यहाँ प्रकार दिए गए हैं, आप लोग बता दीजिएगा। अधिक ऊंचाई वाले मेघ, मध्यम ऊंचाई वाले मेघ और कम ऊंचाई वाले मेघ। इसको आप लोग ध्यान देखिएगा इस चार्ट को, तो आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। बराबर। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आप लोग बता दिएगा आर्द्रता एवं मेघ का जो पहला भाग है, इसमें आर्द्रता किसे कहते हैं? वाष्पीकरण क्या है और वातावरण की आर्द्रता क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? और संघन किसे कहते हैं? तो आज का ये जो है पहले भाग में आप लोग इतना पढ़ाता हूँ। इस आप लोग गृह कार्य देख लीजिए, घर काम क्या है? आर्द्रता किसे कहते हैं तथा उसके प्रकार लिखो। मेघ किसे कहते हैं तथा उसके प्रकार लिखो। माने बादल कितने प्रकार के हैं और आर्द्रता कितने प्रकार के हैं? आर्द्रता कितने प्रकार है? निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। और मेघ के जो है 3 भागों में बांटा गया है। अधिक ऊंचाई वाले मेघ और मध्यम ऊंचाई वाले मेघ और कम ऊंचाई वाले मेघ। कम ऊंचाई वाले में 2 ऐसे मेघ हैं जिनकी जो है ऊंचाई ऊपर नीचे होती रहती है। तो आज का घर काम था।
अब जब अगले भाग में पढ़ाऊंगा तो मेघों के प्रकार माने क्या उनकी विशेषता है, क्या उनकी विशेषता है, इसको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आप लोग जो अपना घर काम कीजिए, जो बच्चे यहाँ पर हैं घर काम करके आप लोग ग्रुप में डालिए, बराबर। फिर मिलेंगे तो अगला भाग में पढ़ाऊंगा। जय हिंद।